हेलो माय नीट हसलर्स, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन? सबसे पहले तो ये बताइए। अच्छा, इस चीज़ का, इस वंडरफुल जवाब का अगर आपके पास एक वंडरफुल हाँ है तो फिर आपकी जर्नी तो अच्छी चल रही है। कॉन्फिडेंटली डे एंड तक अगर आप बोल पाते हो कि हाँ भाई मैम मैं तो गजब पढ़ रहा हूँ, एटलीस्ट अपना बेस्ट तो दे ही रहा हूँ, तब तो फिर दिन सही चल रहा है आपका। तो चलिए, वी हैव टू स्टार्ट टुडे अनदर चैप्टर, अनदर वंडरफुल चैप्टर ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी, जो आई थिंक एनिमल फिजियो में तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आता है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर दैट यू लाइक इन दिस एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन नाम है चैप्टर का। तो वापस से मैराथन दौड़ना है। ठीक है, पूरा फोकस, जैसा कि आपको नियम पता है, 1 घंटे के लिए यहाँ होना चाहिए। मूवीज़ जितना फोकस से आप देखते हो उसका अगर आप 70% फोकस भी यहाँ रख दो ना तो फिर सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, बट कोशिश करना कि जितना आप फोकस से मूवी देखते हो उससे थोड़ा ज़्यादा ही फोकस से ये देखो, बिकॉज ये भी मूवी चलने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो 1 by 1 सब कुछ हम कवर करेंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, विल ट्राई इट टू डू इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, पहला लाइन में आपको दिख रहा होगा टॉक्सिसिटी की बात की गई है। पिछले क्लास में, रेस्पिरेशन के क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि टिश्यूज़ हमारे बड़े सही होते हैं, हमें टिश्यू की तरह बनना चाहिए, कि हमें बॉडी में टॉक्सिसिटी या फिर हमारे जीवन के जो टॉक्सिसिटी रिलीज करने का जितना अच्छा किरदार टिश्यू ने निभाया उतना किसी ने नहीं किया है। ठीक है, सो टिश्यूज़ हमारे क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी रिमूव करते हैं। टॉक्सिसिटी कौन उनके लाइफ में? CO2। ठीक है, तो वो रिमूव कर देते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी वही बोला गया है कि कॉन्टिन्यूसली जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे होते हैं उनको कॉन्टिन्यूस रिमूवल भी जरूरी है बॉडी से, वरना क्या होगा, वरना टॉक्सिसिटी होगा। ठीक है, सो हेल्दी फंक्शनिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो हमारे पास जब हम जैसे जैसे हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था कि लेवल अप होते जा रहा है ऑर्गेनिजम्स का, तो आपने ये देखा था कि लेवल अप होने में कुछ फीचर्स ऐड हो रहे थे। ठीक है, कैसा था कि क्या कुछ फीचर्स ऐसे थे जो पहले नहीं थे, पहले थे और बाद में बिल्कुल हट गए, मतलब बहुत एडवांस्ड फीचर्स हायर क्लासेस में नहीं पाए गए, ऐसा तो नहीं था। एडवांस फीचर्स हायर क्लासेस में डेफिनेटली पाए जा रहे थे, ज़्यादातर हमने ये ऑब्जर्व किया। ठीक है, प्लस अब आई ब्लड की बात। तो आपको पता है कि एरिस्टोटल भाई साहब ने एक काम किया था। एरिस्टोटल भाई साहब ने एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। ये है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात। जवाब दिमाग में 5 सेकंड में आना चाहिए, वरना नियम तो आपको पता है, जाके मुंह धो के आइए अपना। ठीक है, याद होना चाहिए, भूलते नहीं जाना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था एनिमल्स को। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन व्हाट? ब्लड। किस कलर का उनका ब्लड है, रेड ब्लडेड है या नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स है, एनाइमा एंड अनाइमा, यू नो, याद आ रहा है, रिमेंबर? सो वो चीज़ हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है कि व्हाट वाज दैट सब्सटेंस, ब्लड है क्या एक्चुअली। हम ब्लड ब्लड तो बोल रहे हैं, ब्लड आपका इतना है, ब्लड आपका इतना है, हेमोग्लोबिन आपका इतना, व्हाट इज दीज, व्हाट आर दीज पिगमेंट्स, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर लिक्विड जो आपके बॉडी में फ्लो कर रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके किस किस फंक्शन को केटर कर रहे हैं, ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी अपना। 2 तरह के लिक्विड हमें पाए जाएंगे, ठीक है, हमारे बॉडी में। एक है ब्लड, जो कि सबसे कॉमनली यूज्ड है, ऑब्वियसली आपको पता है। ठीक है, दूसरा है लिम्फ। लिम्फ क्या है? ये क्या करता है, हेल्प करता है सर्टेन सब्सटेंसेस को, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या सब्सटेंस को हेल्प करता है, किस तरह से लिम्फ का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे इंटायर प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन में भी। ठीक है, चलिए, हाँ, ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है व्हाट इज ब्लड। तो ब्लड को आप क्या बोलेंगे? जब आपने टिश्यूज का चैप्टर पढ़ा था तो ब्लड उसमें क्या था, व्हाट वाज इट? ब्लड वाज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्टिव टिश्यू के भी कैटेगरी में ब्लड का क्या कैटेगरी था पर्टिकुलरली? इट वाज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, टी, ओके, इट वाज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये है हमारा क्या, ब्लड का प्रॉपर्टी, बेस प्रॉपर्टी। इफ यू आस्क व्हाट इज ब्लड, देन दिस इज दिस। ओके, अब इसमें होता क्या क्या है, कंसिस्ट क्या क्या करता है, आपने पर्सन को जान तो लिया, अब उसके अंदर किस तरह की क्वालिटीज़ है, ठीक है, उसके बॉडी में किस तरह के एलिमेंट्स है, ये तो आप जानना पड़ेगा ना आपको। तो कॉम्पोजिशन क्या है? पहला क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता है। दूसरा क्या है, प्लाज्मा। तीसरा क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। नाम याद रखिए अभी फिलहाल, ठीक है। अगर आप न्यू है, मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ कि जो बच्चों ने कभी, जिन बच्चों ने छुआ भी नहीं होगा इस चैप्टर को, वो चैप्टर वो समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, सो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, एक नाम याद रखिए। दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। एंड थर्ड है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है,
ना व्हाट आर दीज। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़िए, प्लाज्मा एक क्या होता है, प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, ठीक है। ये स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता क्या है, नियरली 55% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा कंस्टिट्यूट करता है। मतलब जब हम लिखने को आएंगे, जो हम लिखते हैं, ठीक है, हमारा ट्रेडिशनल मेथड याद करने का, जब हम ब्लड के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है। इन 2 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी जो है वो कौन सी है, इन 2 कैटेगरीज में से जो एक कैटेगरी है वो है हमारा प्लाज्मा, ओके, वो है हमारा प्लाज्मा। एंड सेकेंड कैटेगरी क्या है हमारा, सेकेंड कैटेगरी है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब है वो एलिमेंट्स जो कि 45% के संख्या को मेंटेन करते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तीसरा भी क्या हमने पढ़ा, फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड मैट्रिक्स में जो भी होता है वो मैं बता दूंगी। मेजर जो कंप्राइज करता है ब्लड, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, जिसे हम कितना परसेंटेज बताते हैं, एनसीईआरटी ने बताया 55%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%, नॉट एक्जैक्टली 42% ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। एंड कुछ परसेंटेज फ्लूइड मैट्रिक्स में ऑलरेडी वो मिला हुआ रहता है, बट मोर और लेस यू कैन टेक दिस एज 45%, ठीक है। सो ये फ्लूइड में, फ्लूइड मैट्रिक्स में क्या रहेगा, वो मिनरल्स, वो कॉम्पोनेंट्स जो कि मिस आउट होते हैं, जो आपके ब्लड में होते हैं, जनरली प्रेजेंट होते हैं, जो कि वी कैन नॉट कैटेगराइज दैट एज प्लाज्मा या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स, वो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही बताते हैं कि हाँ दिस इज द फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा ने क्या किया, 55% ब्लड का कंप्राइज किया। अब प्लाज्मा भी जो है वो 90 to 95% कंप्राइज करता है वाटर का, ओके, इट हैज वाटर कंटेंट इन इट, मेजॉरिटी ऑफ इट पोर्शन इज वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट रिमेनिंग परसेंटेज, प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 8%, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रोटीन्स है वो कंसिस्ट करते हैं, मतलब प्लाज्मा को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला था वाटर, दूसरा था व्हाट, दूसरा था प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स और वाटर का परसेंटेज डिवीजन कितना है, वाटर है हमारा 90 to 92% एंड प्रोटीन्स कितना है हमारा, इट इज 6 to 8%, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्रोटीन्स ओवर हियर, दैट वी विल डिस्कस। पानी तो सबको पता है पानी क्या होता है ना। सो प्रोटीन्स क्या है यहाँ पे, सो प्रोटीन्स 3 तरह के यहाँ पे पाए जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज फिब्रिनोजन, नेक्स्ट इज ग्लोब्यूलिन एंड थर्ड इज एल्बुमिन, ठीक है। थोड़ा सुना सुना तो नाम आपको लग रहा हो, कभी तो आपने पहले सुना होगा। चलिए डिस्कस करते हैं ये है क्या। पहले हम लिख लेते हैं अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ जो हम जानते हैं, वो है हमारे पास 3 डिवीजन है भाई। 3 डिवीजन में से हमने क्या जाना, हमारे पास है फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजिन, फिर है हमारे पास ग्लोब्यूलिन एंड लास्ट वाला है हमारे पास एल्बुमिन, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब इनके मेजर प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या क्या है, तो चलिए फर्स्ट जो फाइब्रिनोजन है वो क्या करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब याद आया होगा आपको, क्लॉट्स बनाते हैं ये, फाइब्रिन बनाते हैं। फाइब्रिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट हुआ ब्लड में तो क्या होगा बताइए, सोचिए कि जब ब्लड में मैडम काम तो इसका फाइब्रिन का ही है, तो फिर इनएक्टिव में प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, क्यों काम बढ़ा रहा है बॉडी अपना, काम इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि अगर वो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट हुआ तब तो ब्लड को अंदर से ही कोआगुलेट करना स्टार्ट कर देगा, तो फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा आपका ब्लड क्लब हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा पूरा। तो मतलब क्या मूवमेंट होगी ब्लड का, बिल्कुल नहीं। ब्लड की मूवमेंट जहां रुकी मतलब कि आपका गेम ओवर, ठीक है। सो ब्लड की मूवमेंट नहीं रुकनी चाहिए, इस वजह से ये काम होता है। एंड इट इज़ फॉर व्हाट, इट इज़ फॉर क्लॉटिंग, क्लॉटिंग पर्पस है फाइब्रिनोजन का। ग्लोबुलिन क्या है, ग्लोबुलिन हेल्प करता है डिफेंस मैकेनिज्म में। कैसे आपको याद रखना है, आपको याद है इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं। व्हाट आर एंटीबॉडीज, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं ना। सो एंटीबॉडीज जब गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ग्लोबुलिन हमारे बॉडी में डिफेंस का काम कर रहा है, बचाव का काम कर रहा है। एंटीबॉडीज का काम जो है वही इसका काम है, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज का कॉम्पोजिशन एलिमेंट ही ये प्रोटीन है, ठीक है। सो इनका काम क्या है, इनका एक वर्ड में अगर हम बोले तो इनका काम है डिफेंस का बॉडी में। नेक्स्ट एल्बुमिन का आएगा तो ऑस्मोटिक, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। बॉडी में ब्लड में जब भी कोई फ्लूइड की बात आती है, obviously there comes the value or the terminology osmotic balance. osmotic balance रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी फ्लूइड में, अगर वो किसी एक सिस्टम में फ्लो कर रहा है तो, ठीक है। सो इसका मेन फंक्शन क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। जो एनसीईआरटी ने लिख दिया वो आपके लिए रामबाण,
भूलना नहीं है, इसमें कुछ भूलने के लिए है भी नहीं, ठीक है। सो ऑस्मोटिक बैलेंस एल्बुमिन रखेगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा जो है वो कंटेन करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी कंटेन करते हैं प्लाज्मा, जिसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट, क्लोरीन सारे कुछ होते हैं, ठीक है। सो ये वो मिनरल्स है जो आप यहाँ लिख सकते हो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करते हैं बॉडी को एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। ग्लूकोज अमीनो एसिड भी यहीं रहेंगे, ठीक है। आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज ट्रांजिट इन द बॉडी, मतलब कि उनको अवेलेबल रहना पड़ेगा, जहाँ जब जिस सेल को ज़रूरत है वो ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो मतलब इनएक्टिव फॉर्म में कौन प्रेजेंट है? फाइब्रिन। फाइब्रिन का इनएक्टिव फॉर्म कौन सा है? फाइब्रिनोजिन, ठीक है ना। एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज आप ये लिख लीजिए, प्लाज्मा हमने बोला, ठीक है। प्लाज्मा को अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन रिमूव कर देते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है जिसमें ये रिमूवल होते हैं, या फिर यू कैन एक्सट्रैक्ट दिस, ठीक है। सो प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजिन अगर हम करेंगे तो हमारे को मिलता है सीरम, ठीक है। तो ये है सीरम। When we talk about plasma minus fibrinogen, then this is known as serum, ठीक है। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे को किसको बोलते हैं? फाइब्रिनोजन को, एंड वो हट जाए तो सीरम बन जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में मेजरली जो 3 कैटेगरीज है वो कौन सी है? फर्स्ट वन इज एरिथ्रोसाइट्स, सेकेंड वन इज ल्यूकोसाइट्स एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। ये सब मिलके फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, 3 कैटेगरीज, ठीक है। फर्स्ट आते हैं एरिथ्रोसाइट्स पे। एरिथ्रोसाइट्स में आपको जब एरिथ्रा वर्ड आएगा ना तो जनरली इट इज ऑलवेज लिंक्ड विद ब्लड, ठीक है, द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एरिथ्रो वर्ड जहाँ आ रहा है ना, दैट मीन्स इट इज लिंक्ड विथ रेड ब्लड सेल्स। फॉर एग्जाम्पल वर्ड कहाँ कहाँ आता है? एरिथ्रोसाइट्स आपका नाम है रेड ब्लड सेल्स का, ठीक है। एरिथ्रोसाइटोपीनिया, ठीक है, ये क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स की जब कमी हो जाती है बॉडी में तो उसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपीनिया। जब बढ़ जाती है तो क्या कहते हैं? साइटोसिस बोल देंगे, ठीक है। वो बढ़ रही है तो एरिथ्रोसाइटोसिस बोल देते हैं। सो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वर्ड जब भी एरिथ्रो आ रहा है तो आपको कुछ और सोचना नहीं है, इट्स जस्ट रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स सबसे ज़्यादा होते हैं बॉडी में। कितना ज़्यादा होते हैं? हेल्दी अडल्ट मैन, ठीक है। अब आई लिखने वाली बात कि अडल्ट मैन की अगर मैं बात करूं तो उनमें कितना होता है? एरिथ्रोसाइट्स की बात कर रहे हैं हम, एरिथ्रोसाइट्स। इनकी जब हम बात करते हैं तो अडल्ट मैन में जो प्रेजेंट है वो है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी इंपॉर्टेंट कोई एक चीज़ है जो मैंने आपको बताया था, यूनिट 5.5 मिलियंस ऑफ RBCs पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फीमेल्स में कुछ कम होता है, 4.5 to 5 हो जाएगा, ठीक है। तो फीमेल्स में कुछ कम रहता है। मैन का कितना? 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। RBCs आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। ये इतना इंपॉर्टेंट बात है कि इससे स्टेटमेंट्स हर बार बनते हैं और हर बार गलत करके आते हैं लोग, ठीक है। बोन मैरो में बनता है क्या? एरिथ्रोसाइट्स। ये आपको ध्यान रखना है, दिस हैपन्स इन बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो में हमारा क्या बनता है? बोन मैरो में हमारे बनते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ओके। नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइट्स डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं बहुत सारे मैमल्स में और बाइकनकेव इन शेप होते हैं। मतलब अगर मैं इनकी पॉइंट्स लिखने को आऊँ, ठीक है, इनके फीचर्स क्या है, तो ये क्या होते हैं? ये बाइकनकेव होते हैं। पहली बात तो ये अपने शेप किसी एक डिजीज के लिए डिस्टॉर्ट करते हैं। बताइए कौन सी डिजीज है? इसमें 10 सेकेंड्स ले लीजिए। चलिए, कौन सी डिजीज है जिसमें एरिथ्रोसाइट्स यानी RBCs अपने शेप बाइकनकेव से डिस्टॉर्ट करते हैं या हो जाते हैं? बताइए। सिकल सेल अनेमिया। याद है, सिकल शेप्ड हो जाते हैं आपके RBCs। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें वो इन्फेक्शन का वो रीजन है और वो आइडेंटिफिकेशन मार्क है। तो इसका शेप इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जेनेटिक्स में इसके शेप पे बात होगी, ठीक है। सो अभी से ध्यान रखिए, बाइकनकेव इन शेप है एंड डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सटल वे में NCERT ने लिख दिया है। इसको आपको थोड़ा सा मतलब समझ लेना है।
लेटर ऑन स्टेजेस में इसकी न्यूक्लियस नहीं रहती है, ठीक है। न्यूक्लियस क्यों नहीं रहेगी? मान लीजिए एक सेल है, मैं यहाँ बना देती हूँ, एक सेल है, ठीक है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो मान लीजिए इतना छोटा तो नहीं, मान लीजिए मैंने थोड़ा बड़ा ही बना दिया, ओके। मान लीजिए ये न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस कितना स्पेस ले रहा है, आप मुझे देख के बताइए। ये न्यूक्लियस क्या स्पेस ले रहा है? ऑब्वियसली स्पेस ले रहा है, ये पूरा स्पेस तो ये न्यूक्लियस ले रहा है। व्हाट इफ अगर हमने ये स्पेस हटा दिया? क्योंकि इस आरबीसीज का काम क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये ब्लड कैरी कर रहे हैं, ठीक है। ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन, यही तो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा। ऑक्सीजन टाइमली मशीनरी के पास नहीं पहुंचा, टिश्यू भाई साहब के पास, तो वो तो नहीं करेंगे रेस्पिरेशन, वो तो फिर एनर्जी रिलीज हमारे बॉडी में हो ही नहीं पाएगी। तो अगर आपकी बॉडी में चलने के लिए, आपकी गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं होता है तो क्या गाड़ी चलेगी? या गाड़ी जहां मन वहीं रुक जाएगी? क्या वो सोचेगी कि बेचारे को थोड़ा जर्नी कंप्लीट करवा देते हैं, बेचारा इतना दूर आया था, थोड़ा सा तो तेल खत्म हो गया थोड़ा दूर पहले, कोई बात नहीं पहुंचा देते हैं, ऐसा होगा? गाड़ी ऐसे करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि फ्यूल ओवर दैट मीन्स गेम ओवर। तो वही होता है यहाँ भी। आपके बॉडी में अगर एटीपी नहीं रही तो लॉन्ग टाइम के लिए आपका बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो पर्पस जब इतना बड़ा है, जब लक्ष्य इतना बड़ा है, तो काम भी थोड़े वैसे होने चाहिए। तो आरबीसी पे लोड ज़्यादा है ना, तो इसीलिए ये न्यूक्लियस लेटर ऑन हट जाते हैं ताकि वो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी अपना यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो अब समझ में आया डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस क्यों है। सिर्फ याद नहीं करना है कि डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, लॉजिक याद रखिए, कम से कम चीज़ों को मगअप करने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट है, दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन दैट इज हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये प्रोटीन है हेमोग्लोबिन, कम्प्लेक्स प्रोटीन है, और ये क्या आरबीसीज में प्रेजेंट होते हैं, हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ द सेल्स, ओके। सो चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिख लीजिए कि इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है हेमोग्लोबिन। बनते किससे हैं? हेम ग्रुप प्लस ग्लोबिन, ओके। सो ऐसे करके बनते हैं क्या? हेमोग्लोबिन पिगमेंट, जो प्रेजेंट कहाँ होता है? हर आरबीसी के अंदर होता है। एंड ये क्या करता है? ये कलर देता है, ठीक है, ये कलर देता है। हेमोग्लोबिन चेक कराते हो आप, टेस्ट कराते हो, तो हेमोग्लोबिन अगर आपका कम निकल रहा है मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है, काम नहीं कर रहा है ठीक से, आरबीसीज का गड़बड़ हुआ है कुछ, ठीक है। सो अगर आप टेस्ट कराते हो, अगर आपकी हेमोग्लोबिन कम आती है तो बहुत ही एक्सट्रीम पैथेटिक कंडीशन हो सकती है आपकी, क्योंकि मेरी हुई है तो मैं जानती हूँ, ठीक है। सो अगर हेमोग्लोबिन आपकी 8 के बिलो चले जाए, उसी में तो हो गया आपका काम खत्म। तो आपको क्या करना है? अच्छे अच्छे हेल्दी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना है, बीटरूट खाना है, ठीक है, पोमेग्रेनेट खाना है, और भी जो भी हेल्दी लीफी वेजिटेबल्स है, दैट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। सो यू हैव टू मेंटेन योर हेमोग्लोबिन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सो हेमोग्लोबिन कलर मैंने बता दिया क्यों आया। अब हेल्दी हेल्दी इंडिविजुअल में कितना हेमोग्लोबिन होता है ये हमने पहले भी पढ़ा है। सो रेस्पिरेशन जिन्होंने पढ़ लिया है तो समझ गए होंगे कि क्या वैल्यू है इस चीज़ की। तो 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? पर 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है हेमोग्लोबिन के बारे में। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैं बस सर्कल कर देती हूँ। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases। हमें पता ही था कि नहीं पता था? क्या पढ़ा था हमने? याद करिए, ये पढ़ा था हमने O2 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 O2, 4 हथियार 4 हाथ, याद होगा शायद सबको, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन क्या करते हैं? हेमोग्लोबिन कैरी करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस को। इनका लाइफ स्पैन जो होता है, एक और है प्रॉपर्टी, क्या ये जीवन भर जिंदा रह पाएंगे? नहीं जी, इनका लाइफ स्पैन होता है, इनका लाइफ स्पैन क्या होता है? 120 डेज, ठीक है। तो हार्डली 120 डेज तक इनका लाइफ स्पैन रहता है। फिर ये कहाँ चले जाते हैं? ये जाते हैं स्प्लीन बर्बाद होने के लिए। मतलब कि जैसे कि ग्रेवयार्ड क्यों बोला गया? शमशान घाट में क्या होता है? वहाँ पे जाके एंड की जाती है आपके बॉडी की सारी रिचुअल्स के थ्रू, ठीक है। सो जब एंडिंग हो रही है तो वहाँ पे जाके जहाँ बॉडी ख़त्म हो रहा है, ठीक है, फिजिकल जो बॉडी है, फिजिकली मैनिफेस्टेड जो एलिमेंट है आपके बॉडी में, वो जहाँ ख़त्म हो रहा है उसे हम ग्रेवयार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे आरबीसीज का जो फिजिकल प्रेजेंस है वो कहाँ जाके एंड होता है? वो डिस्ट्रॉय होते हैं जाके कहाँ? स्प्लीन में। तो स्प्लीन इनके लिए क्या है भाई? स्प्लीन एक क्या है? कौन सा ऑर्गन है? लिम्फॉइड ऑर्गन है, याद आना चाहिए। ह्यूमन हेल्थ अगर आपने पढ़ा है प्रॉपरली तो स्प्लीन लिम्फॉइड ऑर्गन है। और वो क्या करते हैं? यहाँ पे क्या बन जाते हैं? ग्रेवयार्ड, ठीक है। ग्रेवयार्ड किसके लिए बनते हैं? क्या ग्रेवयार्ड ये बनते हैं प्लेटलेट्स के लिए? नहीं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज इज स्प्लीन,
ठीक है। अब बताइए जन्म, हॉस्पिटल क्या है इसके लिए, कौन सा जन्म स्थान है आरबीसीज का, जल्दी बताइए। अब मैंने पढ़ा दिया है, 5 सेकंड के अंदर आना चाहिए। आरबीसीज का जन्म स्थल क्या है? आरबीसीज का जो जन्म स्थल है वो है हमारा बोन मैरो, बोन मैरो में बनता है, ठीक है। मैंने ऊपर लिखा है, ये रहा, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे कैटेगरी पे। पहले तो हो गया हमारा क्या, एरिथ्रोसाइट्स। तो मैंने क्या बोला, एरिथ्रो मतलब जहाँ आ जाए, मतलब आपको समझ जाना है रेड ब्लड सेल्स की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स में क्या है, बहुत सारे कैटेगराइजेशन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ल्यूकोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। इस नाम से तो इसकी प्रसिद्धि इतनी है कि आप जानते ही होंगे, राइट। ल्यूकोसाइट्स तो फेमस ही इस नाम से है, व्हाइट ब्लड सेल्स। सो उनका क्या होता है, कलरलेस होते हैं वो, क्योंकि कोई ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है हेमोग्लोबिन टाइप जो उसको कलर दे बेसिकली, ठीक है, लैक ऑफ हेमोग्लोबिन की वजह से। न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या आरबीसी न्यूक्लिएटेड थे या ई न्यूक्लिएटेड थे? एनसीईआरटी से स्टेटमेंट जब बनते हैं ना एग्जाम में, ऐसे ही बनते हैं कि सारा अच्छा पॉइंट्स लिख देगा, बट क्या लिखेगा, आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स दैट हैव 12 to 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। क्या आपको ध्यान गया उस ई न्यूक्लिएटेड वर्ड पे? अगर गया तो आप वो स्टेटमेंट करेक्ट करके आओगे, अगर नहीं गया, हड़बड़ी में 100 ml के एक्साइटमेंट में आपने मार दिया 12 to 16, यस मैंने याद करके आया था और मुझे मिल गया ये आंसर, तो मैंने तो छक्का मार दिया। ये सोच के अगर आप वो आंसर क्लिक कर देते हो और बोलते हो कि वो ट्रू है, तो आपका गया -4, ठीक है, जो होना नहीं है। -4 हमारे लिए क्या है, मनहूसियत, हमें नहीं होने देना है अपने साथ, ठीक है। उसके लिए आप कुछ भी करो, कुछ भी पढ़ रहे हो, याद रखना जब कुछ ऐसा लाइन आ रहा है, एक न्यूक्लिएटेड है एक ई न्यूक्लिएटेड है, तुरंत दिमाग में कंपैरिजन आ जाना चाहिए आपके, ठीक है। दैट इज द अप्रोच हाउ यू स्टडी। रिलेटिवली लेसर नंबर होता है, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ में हमने पढ़ा था, वहां पे क्या था, आरबीसीज थे, ठीक है। बट यहाँ क्या होता है, 6000 to 8000 इन नंबर, ठीक है। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, याद रखना है इस चीज़ को। जो ल्यूकोसाइट्स हमारे होते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स जो हमारे होते हैं, उनका जो नंबर होता है अडल्ट में, ठीक है, उनका जो नंबर है अडल्ट या फिर किसी में भी, उनमें कितना होता है, उनमें होता है 6000 to 8000। फिर कितना होता है पर mm³, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना ताकि आपको ऐसा ना हो कि बाद में आप यूनिट भूल जाए और खाली वैल्यू याद रखें और एग्जामिनर घुमा दे। mm³ ही होगा, ठीक है, सेंटीमीटर³, सॉरी mm³ है, अगर उसकी जगह आपने माइक्रो मिलीमीटर बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। नैनोमीटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज mm³ ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट्स का जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होता है, नॉट लाइक आरबीसीज, 120 डेज नहीं होता उनका। हमारे को पता है कि वो WBCs के 2 मेन कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। तो 2 मेन कैटेगरी किस बेसिस पे है, जैसे कि इनका स्ट्रक्चर आप नीचे देखिए। आरबीसीज तो ये रहा, हमने पढ़ लिया। इनका जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे कि इनमें कुछ ऐसा नोड्यूल्स टाइप बना हुआ है, ठीक है। अब एक में मोनोसाइट को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। जब मोनोसाइट्स को आप ध्यान दोगे तो क्लियर थोड़ा साइटोप्लाज्म इनका दिख रहा है, कुछ दिख रहा है इनके साइटोप्लाज्म में कि साइटोप्लाज्म क्लियर दिख रहा है, इनका क्लियर दिख रहा है। बट आप जब इन दोनों में आओगे तो क्या आपको साइटोप्लाज्म में कुछ डॉट 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 दिख रहे हैं? सो व्हाट इज दिस डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स? दिस इज व्हाट, ग्रैन्यूल्स। तो ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, बाकी में नहीं होते हैं, किनमें, जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। तो नाम क्या है, नामकरण किस बेसिस पे हुआ, वो जो दिख रहा था इनके स्ट्रक्चर में हमें माइक्रोस्कोप के अंडर, उसके बेसिस पे उनका नामकरण हुआ है। एक है ए ग्रैनुलोसाइट्स, दूसरा है ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, तो आप हमें क्या लिख देना है भाई, हमें अपना रीति रिवाज फॉलो करना है। हम जानते हैं क्या, ग्रैन्युलोसाइट्स एक कैटेगरी है, कैटेगरी 1, और कैटेगरी 1 के अंदर क्या क्या आता है, हमारे कैटेगरी 1 के अंदर आते हैं न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल, इओजिनोफिल, एंड बैसोफिल, ठीक है। 3 कैटेगरी है। नाम से कुछ पकड़ने की कोशिश करिए, कुछ समझ आ रहा है नाम से। बायोलॉजी का पता है एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है, या किसी भी सब्जेक्ट का, व्हेन इट कम्स टू साइंस जनरली, नामकरण जब होता है ना तो कुछ देख के होता है, कुछ प्रॉपर्टी देख के होता है, या फिर कुछ अपीयरेंस देख के होता है, सो कुछ ना कुछ रिलेटेबल होता है। सो यहाँ नामकरण किस बेसिस पे हुआ है, इओजिन क्या है, बैसोफिल क्या है, ठीक है, एंड न्यूट्रोफिल क्या है। बैसोफिल से कुछ बेस टाइप लग रहा है, इओजिन से तो चलो मान लेते हैं कि आपको नहीं उतना ध्यान आ रहा है, बट न्यूट्रोफिल और बैसोफिल से कुछ आ रहा है, बेसिक सा बैसोफिल एंड न्यूट्रल सा न्यूट्रोफिल, है ना। एंड इओजिनोफिल जो नामकरण हुआ है वो इओजिन डाई की वजह से हुआ है,
ठीक है। बट यहाँ पे आपको वो चलिए भूल गए आप, मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा है, भूल गए एग्जाम में। सो बेसोफिल से बेस सा तो आ रहा है ना टिंट, ठीक है। न्यूट्रोफिल से न्यूट्रल सा, ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। तो ऑब्वियसली और तीसरा कैटेगरी कौन होगा, एसिडिक, ठीक है। दैट इज बेसिक कॉमन सेंस, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। सो हो गया हमारा 3 कैटेगरी ग्रैनुलोसाइट्स में। अब ए ग्रैनुलोसाइट्स के हम क्या जानते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, याद कर लीजिए। सेकेंड कैटेगरी जो है ए ग्रैनुलोसाइट्स, इनका बेसिस क्या हुआ, इनका बेसिस इतना ही हुआ कि इन्होंने पाया कि ग्रैनुल्स नहीं है इनके में, इनमें ग्रैनुल्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दीज आर व्हाट, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 कैटेगरी है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक है। नाउ कम्स टू हम लोग दोनों जो हमने ये दोनों कैटेगरीज किए वो ग्रैनुल जो उनके स्ट्रक्चर में दिख रहा था उस बेसिस पे किए, फिर उसके अंदर किस बेसिस पे कैटेगरी हुई वो देखिए, फिर फंक्शन के बेसिस पे हुई है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है भाई, न्यूट्रोफिल का आप इतना जानिए कि मोस्ट अबंडेंट है। अब यहाँ परसेंटेज क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है आपके लिए हो जाती है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इनका परसेंटेज कितना है, 60 to 65% न्यूट्रोफिल, टॉप 1 रैंक 1 है इसका, सबसे ज़्यादा होते हैं ये न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। फिर है इओजिनोफिल का कितना होता है, बॉडी में 2 to 3% इओजिनोफिल होते हैं, ओके। बैसोफिल कितने होते हैं, तो बैसोफिल का बहुत कम होता है, 0.5 से लेके 1% तक ये बैसोफिल का कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन डब्ल्यूबीसीज के कैटेगरीज हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फिर आप डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हो, तो पता चला ल्यूकोसाइट को एक अलग प्रजाति बता दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। सो ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स पे जब बात आती है तो हमारे पास लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट्स अगर आपने पढ़ा है पहले कभी तो 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। फिर फंक्शन के आधार पर है, ये नामकरण हो या कुछ भी हो, ये फंक्शन के आधार पर नामकरण हुआ है भाई। तो ये है लिम्फोसाइट्स बी और ये है लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट अकेले ही होते हैं, ठीक है। मोनोसाइट्स का आपको अगर दिख रहा है न्यूक्लियस यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, तो इनका न्यूक्लियस कैसा सा है, इनका न्यूक्लियस क्या हॉर्सशू शेप्ड का है, यस इनका न्यूक्लियस हॉर्सशू शेप्ड का होता है, या फिर आप बोल सकते हैं इनका न्यूक्लियस क्या किडनी शेप्ड का होता है, किडनी शेप्ड का होता है, ठीक है। डायग्राम में आप ध्यान दीजिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। अब आप जब बढ़ेंगे यहाँ डायग्राम पे ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल 15.1 डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। स्किप करके तो जाने का सोचिएगा भी मत इस चीज़ को, आ जाएगा डायग्राम क्वेश्चन, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, 2 ऐसे हाईलाइट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको होते हैं कितने, यहाँ पे ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा है, जो अभी बहुत ब्लरी सा आ रहा है, ठीक है, वो आप बैसोफिल का आपको जितना दिख रहा है पर्पल सा, ठीक है, कुछ याद रखिए। अब न्यूट्रोफिल में आपको क्या बहुत सारे दिख रहे हैं, बहुत सारे किस टाइप के, थोड़े से स्वेलन पोर्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। सो डायग्राम याद रखने के लिए क्या, न्यूट्रोफिल क्या बहुत अबंडेंट है, बहुत अबंडेंट है, मतलब आप स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट कैसे करोगे, पहले तो ग्रैनुल होगा तभी ग्रैनुलोसाइट्स में है ये, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लोब्स किस में है, सबसे ज़्यादा लोब्स है किस में, न्यूट्रोफिल में। तो आपको ध्यान रखना न्यूट्रोफिल में सबसे ज़्यादा लोब है, इसका मतलब वो है न्यूट्रोफिल। डायग्राम अगर आ जाए एग्जाम में तब की बात बोल रही हूँ, 2 सा दिख रहा है, कोई 2 सा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इओजिनोफिल है, ठीक है। ग्रैन्यूल्स है और 2 सा दिख रहा है तो इओजिनोफिल है, ठीक है। और बाकी जो बचा वो बैसोफिल है। अब यहाँ पे हम आते हैं कि इनके फंक्शंस क्या है। मोनोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, मोनोसाइट्स जो होते हैं मतलब ये भाई साहब एक और दूसरा भाई साहब ये न्यूट्रोफिल 2, ठीक है। तो ये जो 1 and 2 PMNL भी हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो ये उनका नाम है एक और ये आपको लाइक इतना ध्यान से याद रखना है कि ये जो दोनों हैं 1 and 2 ये मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं बॉडी में, उसे हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 1 and 2 जो है वो क्या करते हैं, वो करते हैं फैगोसाइटोसिस में लिख देती हूँ डायरेक्टली। तो फैगोसाइटोसिस क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो भी फॉरेन मटेरियल होते हैं उसे इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर लिया जाता है, तो वो होता है क्या, फैगोसाइटोसिस। तो ये प्रॉपर्टी कौन शो कर रहे हैं, एक ग्रैनुलोसाइट है और एक ए ग्रैनुलोसाइट है। जो ए ग्रैनुलोसाइट है वो न्यूट्रोफिल है, जो मोस्ट अबंडेंट है बॉडी में, ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, दुश्मन तो आते रहते हैं, कभी ना कभी आप चले जाओगे कहीं घूमने के लिए, कहीं ना कहीं से आप बैक्टीरिया वायरस अपने अंदर ले ही आओगे, तो सबसे ज़्यादा वाला केटर करेगा। तो याद ऐसे रखना है कहानी बना के कि सबसे ज़्यादा बॉडी में रहेगा तभी तो कहीं से भी घुस रहा है तो उसको बचा लेगा, ठीक है। सो न्यूट्रोफिल एंड सेकंड मोनोसाइट्स आपको याद रखना है, ठीक है, बिकॉज लिम्फोसाइट्स का एक बहुत ही बड़ा आगे रोल है, ठीक है। अब मैं बताऊंगी आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छोटे मोटे काम के लिए मोनोसाइट्स चल जाता है, फैगोसाइटोसिस करते हैं।
नेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने बता दिया, एंटरिंग द बॉडी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बैसोफिल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ एलिमेंट सेक्रीट करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन इज इन्फ्लेमेशन, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन अगर कहीं करवाना हो तो हिस्टामिन उस काम के लिए काम आता है, ठीक है। ये कहाँ हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। कब पढ़ा था, पिछले चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे डिजीजेस, डिसऑर्डर्स के बारे में, तब हमने पढ़ा था किसके, एस्मा के केस में ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में। तो इसी वजह से जो फुसफुस स्प्रे होता है वो क्या होता है, वो एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करता है, मतलब कि वो एंटी हिस्टामिन होता है। ये वैसोडाइलेटर होते हैं बेसिकली, अगर मैं टेक्निकल बायोलॉजिकल टर्म में बोलूँ, दीज आर वैसोडाइलेटर, ठीक है। वैसोडाइलेटर होंगे एंड वैसोडाइलेशन करने के बाद जो सेरोटोनिन होते हैं वो अपोजिट फंक्शन शो करते हैं, दैट इज वैसो कंस्ट्रिक्शन। जो डायलेट हुआ है उसे ये कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा हेपारिन, ठीक है। हेपारिन क्या है, हेपारिन एंटी कोआगुलेंट होते हैं। अब बताइए मुझे कि हेपारिन का प्रेजेंस क्यों जरूरी है बॉडी में। हेपारिन जो होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दीज आर एंटी कोएगुलेंट। क्यों एंटी कोएगुलेंट की जरूरत है ब्लड में हमारे, अगर कोएगुलेशन हो गया तो मैंने क्या बोला था, ब्लड जम जाएगा आपका, फिर तो आपका सारा फंक्शंस बंद, आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये एक एश्योरिटी दिलाता है हमारे बॉडी में कि मैं तो नहीं लगने दूंगा, जमने नहीं दूंगा ब्लड को। तो हेपारिन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फिर है हमारे पास लिम्फोसाइट्स, जो मैंने बोला कितना परसेंटेज है, 20 to 25% हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, ओके। 20 to 25% हमारे क्या होते हैं, हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इनका काम क्या है, दो तरह के लिम्फोसाइट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। दो तरह में, पहला तरह आता है बी लिम्फोसाइट्स, दूसरा तरह आता है टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब इनका पर्पस बी और टी क्यों रखा गया है, ठीक है। तो पहले एक चीज़ याद रखिएगा, नामकरण कैसे हुआ है। बी लिम्फोसाइट्स जब बोला गया ना, तो नामकरण मैंने बोला था कुछ ना कुछ उनके रिलेटेड वर्जन्स को देख के ही होता है। तो ये बनते कहाँ हैं, ये बनते हैं बोन मैरो में, तो इसीलिए बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और ये टी लिम्फोसाइट्स क्यों, क्योंकि ये बनते हैं थाइमस में। थाइमस कौन सा ग्लैंड है भाई, कहाँ प्रेजेंट है और क्या काम है। थाइमस जब आप बर्थ लेते हो ना, तो थाइमस का जो साइज होता है, थाइमस का जो साइज होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। तो एकमात्र ऐसा ऑर्गन या ग्लैंड आप बोलिए जो सबसे मैक्सिमम साइज पे रहता है जब बर्थ होता है, एंड धीरे 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 लाइफ टाइम के एक टाइम वो क्या होता है, वो श्रिंक करता है, वो बढ़ता नहीं है, वो हमेशा श्रिंक करेगा। एंड दिस इज द रीजन वो जो बॉडी मेंटेनेंस, एक सर्कुलर मेंटेनेंस रखते हैं वो लोग, रेगुलेशन करते हैं बॉडी टेम्परेचर वगैरह के, वो खराब होने लग जाता है टुवर्ड्स ओल्ड एज। तो इसीलिए जो स्लीपलेसनेस हो गई या फिर आपको ठंड ज़्यादा लगती है, तो जो बूढ़े लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है उसका रीज़न है थाइमस। जन्म के टाइम में थाइमस छोटा होता है कि बड़ा, बड़ा सबसे बड़ा, एंड फिर धीरे 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 छोटा हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी, इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करता है। तो बनता कहाँ है टी लिम्फोसाइट्स, थाइमस में, ठीक है। अब बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स का मोर और लेस क्या मतलब क्या है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स का एक जो मेन रोल है, ठीक है, वो मेन रोल है आपके एंटीबॉडीज क्रिएट करना, ठीक है। एंटीबॉडीज ये क्रिएट करते हैं, सिक्रीट करते हैं। एंटीबॉडीज में क्या, IgG, IgA, IgD जो भी है, एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं। एंटीबॉडीज को 5 तरह के हमारे होते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए मैं बस ब्रीफ कर दे रही हूँ, आपको याद कैसे रखना है, आप या तो गैडम से याद रख सकते हो, ठीक है, या तो डैमेज से याद रख सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ गुड वे टू रिमेंबर। डैमेज, डैमेज मतलब कि कभी भी बॉडी में कोई डैमेज होने वाला होता है तो उस घटना को जो रोकता है वो क्या है, एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज होना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी एंटीजन बॉडी में आ रहा है तुरंत उसको खत्म कर देगा एंटीबॉडीज, ठीक है। सो उसी बेसिस पे हमारे वैक्सीनेशन चलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। सो डैमेज होने से बता रहा है तो कैसे याद रखेंगे, दिस इज IgD, IgA, IgM, IgE, IgG, ठीक है। तो ये आपको याद रखना एंटीबॉडीज के लिए। अब टी लिम्फोसाइट्स में क्या कौन कौन होते हैं, तो टी लिम्फोसाइट्स में बहुत तरह के सेल्स होते हैं। CD4+ होते हैं, ठीक है, CD8+ होते हैं। अब ये सब क्या होता है आप बोलोगे मैम, तो मैम भाई ये होता है, ये आपके वही सेल्स है जो मैंने बस नाम बदल दिया है, ये है टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। और CD8+ को हम बोलते हैं टी किलर सेल्स, ठीक है। मतलब टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा भारी भरकम वायरस आ गया, ठीक है, जो अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अब टी हेल्पर सेल्स पूरा इम्यून सिस्टम बॉडी का एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा, सबको जाकर कहने बताएगा आ गया आ गया आ गया आ गया, जल्दी जाग जाओ।
टी हेल्पर सेल्स का काम क्या है? सबके डोर में नॉक करके बोलना जाग जाओ ग्राहक, जाग जाओ, आ गया हमारा दुश्मन, सोते रहोगे तो हमारा किला का विसर्जन हो जाएगा, है ना। तो हमारे किला को हमें बचा के रखना है, उसका विसर्जन नहीं होने देना है, ठीक है। सो टी हेल्पर सेल्स का ये काम है, वो सबको नॉक नॉक करके क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स पूरे बॉडी में एक्टिवेट कराता है, ठीक है। एंड टी किलर भाई साहब का क्या काम है? ये सीधे आएगा ठचाक, कोई टाइम नहीं, कोई बीच में टाइम लैप्स नहीं देगा, समय नहीं देगा सोचने के लिए, ये डायरेक्टली किल करता है टारगेट को, ठीक है। तो टी किलर है। तो और भी इस तरह के सेल्स होते हैं, कुछ रेगुलेटरी सेल्स होते हैं, टी रेगुलेटरी सेल्स होते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं फंक्शंस को बेसिकली, ठीक है, इनके फंक्शंस को। सो उस तरह के ये एग्जाम्पल्स है आउट ऑफ द 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया। बाकी हम हेल्थ में तो अच्छे से ह्यूमन हेल्थ में करेंगे ही। सो ये है आपका लिम्फोसाइट्स का कैटेगरी, दिस इज दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी में हेल्प करते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स क्या है भाई? मेगा कैरियोसाइट्स भी हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली आई थिंक नाम मेंशन्ड है, यस मेंशन्ड है। बनते कहाँ से ये थ्रोम्बोसाइट्स? ओरिजिन बड़ा सा, अगर मान लीजिए बड़ा से कुछ छोटा बन रहा है, बड़ा सा है, टूट के वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होके बन गया छोटे 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 बहुत सारे सेल्स, उसे हम बोलेंगे छोटे छोटे जो डिवाइड हुए हैं ना, वो थ्रोम्बोसाइट्स है। एंड जो बड़ा सा था वो है मेगा कैरियोसाइट, नाम ही है मेगा, बड़ा सा कुछ, तो मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। ये कहाँ है? स्पेशलाइज सेल्स इन अगेन बोन मैरो, ये बोन मैरो में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनका नंबर जो होता है 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स, ठीक है, पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये है इनका नंबर, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा होते हैं बॉडी में। सबसे ज़्यादा मतलब कि अपार्ट फ्रॉम दिस ल्यूकोसाइट्स ये ज़्यादा होते हैं। एंड ये सेकेंड नंबर पे आते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मिलियन में है। कौन है भाई? एरिथ्रोसाइट्स, तो वो तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, आरबीसीज। अब ये किस काम आते हैं, ठीक है। इनमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं प्लेटलेट्स के अंदर जो कि कोएगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में बहुत हेल्पफुल होते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी ने आया और चाकू मार दिया, ठीक है, आया कोई मर्डरर आपके सामने, आपने कैसे भी अपनी जान बचाई, बचा के आप जान भागे दौड़ के, लेकिन कहीं ना कहीं कट गई आपके बॉडी में, कट्स लग गई, यहाँ लग गई, यहाँ लग गई। अब आप क्या करोगे? अगर मान लीजिए वो कट आपका अपने आप हील नहीं करता है, बैंडेड लगा दिया, मान लीजिए सारे हमने एंटीसेप्टिक, बैंडेड, क्रीम, बट अगर खून नहीं रुक रहा है वहाँ से, तो क्या होगा? धीरे धीरे अगर आप कोई चीज़ को आप अगर काटोगे, अंदर कुछ भरा पड़ा है, तो क्या वो बाहर निकलने की टेंडेंसी रखेगा? है ना, अंदर तो हाई प्रेशर है ना, तो बाहर तो कम है, तो वो बाहर निकलने की टेंडेंसी रखेगा। तो अगर बाहर निकल गया खून तो क्या होगा आपका? आप अंदर कैसे जीवित रहोगे फिर? तो प्लेटलेट्स का सोचिए उस लेवल का यूटिलाइजेशन है, उतना इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट्स आपके बॉडी में। प्लेटलेट्स कम हो जाए वीकनेस हो जाएगी, बहुत कम हो जाए बेड पे आ जाओगे आप, उससे भी कम हो जाए तो ग्लूकोज चढ़ना शुरू हो जाएगा, और एकदम ही कम हो गया तो यू कैन ईजिली डाई, द पर्सन कैन ईजिली डाई, ठीक है, जो डेंगू के केस में होता है। आपको पता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, प्लेटलेट्स कम 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 कम, अगर समय रहते वो नहीं बढ़े तो पर्सन वोंट सर्वाइव, ठीक है। सो कभी भी कोई भी डिजीज जब अटैक करता है ना, तो आपके सिस्टम को अटैक करता है इस तरह से ताकि वो बचाव ना कर सके अपना, ठीक है। सो बचाव करने का काफ़ी इंपॉर्टेंट किरदार किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लेटलेट्स का नंबर भी 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में होता है, ठीक है, सेफ नंबर। इसमें एक फैक्टर होता है जो किसके हेल्प करता है? क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लाज्मा में भी हमने एक चीज़ पढ़ा था जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, बताइए 5 सेकेंड्स। अगर आंसर दे दिया आपने, गुड, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर नीट, ठीक है। सो क्लॉटिंग में फाइब्रिनोजन कर रहा था वहाँ पे हेल्प, तो इसमें ऐसा क्या है जो हेल्प होगा, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, है आगे अच्छा से दिया हुआ है कैस्केड थ्योरी, तो वो पहुँचते हैं फिर पढ़ते हैं। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ब्लड ग्रुप्स, वेरी फेवरेट टॉपिक आई गेस। ब्लड ग्रुप्स पे इस चैनल पे मैंने वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर बनाया है, आप वो जाके अगर देख लेते हैं तो कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा। ब्लड ग्रुप के अराउंड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे जेनेटिक्स से आए चाहे इससे आए, आप कुछ नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। जेनेटिक्स एंड दिस चैप्टर मैंने कंबाइन करके वो टॉपिक बनाया, ठीक है। 25 मिनट का वीडियो है, जाइए कंसेप्ट क्लैरिटी लीजिए और जीवन भर के लिए सुखी रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रीफ कर देती हूँ, यहाँ पे जितना बोला है उतना ही बताऊंगी। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजेंस। सरफेस एंटीजेंस क्यों बोला जा रहा है कि ये जो ब्लड ग्रुपिंग है वो इसी बेसिस पे हुई है कि अगर मैंने बोल दिया कि ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है या फिर बी ब्लड ग्रुप है, तो इनका जो स्ट्रक्चर है आरबीसीज का ना, इनका जो स्ट्रक्चर है आरबीसीज का, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे मैंने आरबीसीज बना दिया तो इनका जो स्ट्रक्चर है, इनमें जो नेम ऑफ दी ब्लड ग्रुप है उसी नेम के एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे। एंटीजेंस मतलब कि अगर मैंने बोल दिया पिंक कलर से मैंने ए को डिनोट कर दिया, तो ये क्या है भाई? ये है हमारे एंटीजेन ए,
ठीक है, और अगर मैंने ऑरेंज से बी को डोनेट कर दिया तो ये हमारा क्या है, एंटीजन बी। मतलब कि जो ब्लड ग्रुप होगा उसी ब्लड ग्रुप के एंटीजन हमारे को प्रेजेंट होंगे। तो हमें पता करना हो अगर कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप टेस्ट आप जब कराते हो तो उसका मतलब वो क्या पता करते हैं, वो आपके आरबीसीज के सरफेस पे लगे हुए एंटीजन को पता करते हैं। ठीक है, कि पिंक भाई साहब है कि ऑरेंज भाई साहब है, मतलब पिंक कलर नहीं होता है, मैंने डिनोट किया आपको समझाने के लिए। ठीक है, वो जो डिफरेंस है ए और बी में वो वैसे पता करते हैं कि एंटीजन कौन सा है। अब बताइए कि एक तो ए और बी हमने बता दिया, फिर आता है ए बी, ठीक है, फिर आता है ओ, तो सब में डिफरेंस क्या है। चलिए आरबीसी वापस से बना लिया जाए। तो आरबीसी जब हम बना लेते हैं तो आरबीसी में इस बार हमने देखा कि इसमें क्या है, इनमें दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट है ए बी ब्लड ग्रुप में। और जब हमने ओ देखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, सो अब समझ में आया आपको एंटीजन का प्रेजेंस कैसे आप टेस्ट करोगे। कल को चल के अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको पता है कैसे पता करना है आरबीसीज में कौन सा ब्लड ग्रुप है, आपको एंटीजन टेस्टिंग करनी है। ठीक है, अब ये है, इस बेसिस पे हमारे ब्लड ग्रुप्स बन गए। एक और फीचर है ब्लड ग्रुप में, जो आरबीसी जो है, ठीक है, आपका ब्लड का कंटेंट जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जिसमें आरबीसीज आते हैं उसमें तो हमने सरफेस एंटीजन चेक कर लिया। अब एक और फीचर है जिससे आप पता कर सकते हो, जहां पे एंटीजन ए हो वहां पे कभी भी एंटीबॉडी क्या ए हो सकता है, आप मुझे बताइए। अगर आपने सामने खड़ा किया एक तलवारबाज को, ठीक है, और उसके अपोजिट आपने खड़ा कर दिया एक तलवारबाज को, ठीक है, ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है, एक सामने तलवारबाज खड़ा है, दूसरा आपने गद्दाधारी को खड़ा कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि दोनों में प्रोबेबिलिटीज ऑफ खतरा किसको ज़्यादा है। ठीक है, किसको ज़्यादा खतरा है, जो तलवार लड़ रहा है, ठीक है, एंड सामने वाला भी तलवारबाज है, तो इसका मतलब खतरा तो फिर ज़्यादा हो गया, बिकॉज तलवार जो लिया हुआ है वो तो ईजिली सोचेगा कि अरे भाई अगर सामने वाले के पास तलवार नहीं है मैं तो मार दूंगा। जो कॉन्फिडेंस है उसमें वो क्या होगा, कॉन्फिडेंस ये होगा कि भाई अगर तलवारबाज वर्सेस तलवारबाज हो तो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों को स्किल्स का इक्वली आइडिया है। ठीक है, सो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या होता है कि एंटीजन ए है और अगर सेम एंटीबॉडी आ गया तो वो तो खा जाएगा, उसको खत्म कर देगा, तो पूरा ब्लड को एक दूसरे को ही खा जाएगा वो तो, क्योंकि उसको सेम अगर एंटीजन मिल गया, एंटीबॉडी डिजाइन ही इस वे में होता है कि अगर सेम एंटीजन मिला तो दैट विल इनगल्फ इट, खत्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होता है, अगर सेम रखा तो दिक्कत है। तो क्या करेंगे, ये एंटीजन ए जहाँ पे है वहाँ पे आएगा एंटीबॉडी बी, और जहाँ पे एंटीजन बी है वहाँ पे आएगा एंटीबॉडी ए, मतलब रिवर्स, अपोजिट केस। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया लॉजिक। ठीक है, मैंने आपको बाहर, मतलब प्लाज्मा तो बाहर है, ठीक है, प्लाज्मा जो है इनके आसपास, उसका अब हम बताते हैं क्या सिनेरियो होने वाला है। ठीक है, प्लाज्मा सब में हमने बना दिया, मैंने शॉर्ट में समझाया आपको बेस्ट, इससे बेस्ट तरीके से अब तो क्या ही आप समझोगे। तो इसके जो प्लाज्मा है, ठीक है, ये जो हमने जाना, इसका जो प्लाज्मा है इसमें क्या मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा एंटीबॉडी बी। ठीक है, और इसका जो प्लाज्मा है इसमें क्या मिल जाएगा हमारे को, इसमें मिल जाएगा एंटीबॉडी ए। इससे क्या हुआ, दोनों का बचाव हो गया, तो दोनों बच गए। ठीक है, अब मुझे बताइए जहां पे एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है उसमें क्या होगा, उसका बचाव कैसे हो सकता है, एक ही शर्त पे हो सकता है, जब इसके प्लाज्मा में ना ही एंटीबॉडी ए हो और ना ही एंटीबॉडी बी हो। करेक्ट, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ओ का क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए कुछ सरफेस एंटीजन है ही नहीं तो किसको खतरा है, किसी को नहीं, फिर तो आप कुछ भी रखो। तो इनके जो प्लाज्मा में क्या है, इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए है एंड एंटीबॉडी बी भी है, मतलब दोनों एंटीबॉडी जिनके प्लाज्मा में है वो है हमारा ओ ब्लड ग्रुप, और जिनके प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी है वो है हमारे ए या बी ब्लड ग्रुप। जेनेटिक्स में हम इनको कैसे डिनोट करते हैं, एलील्स के फॉर्म में IOII, ठीक है, IOIA ऐसे डिनोट करते हैं। सो इस तरह से हमारा इनका डिनोशन होता है, राइट। चलिए थोड़ा सा रिकैप करा दिया मैंने आपको। फिर है प्रोबेबली ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब आपको समझ में आया कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में क्यों इतना ज़रूरी है चेक करना कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुआ इधर उधर, बस पॉइंट ही खत्म, फिर तो गई भैंस पानी में। ठीक है, सो अगर इधर उधर कोई स्मार्ट बना और अपना ब्लड ग्रुप चेक कराए बिना अगर आपने ले लिया किसी और का ब्लड, और मान लीजिए कि आपका ब्लड ग्रुप ए है और सामने वाला निकला ब्लड ग्रुप बी वाला, तो उसका प्लाज्मा आएगा आपके बॉडी में और सारा एंटीजन ए को ख़त्म कर देगा। एंटीबॉडी ए खा किसको जाएगा, एंटीजन ए को। तो मतलब कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज हो जाएंगे, और जहाँ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज हुए बस हो गया आपका, तो फिर तो पैकअप है भाई, पैकअप।
ठीक है। सो ये है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग। वो तब होगा जब कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो गड़बड़, अब बताइए मुझे कि चांसेस ऑफ गड़बड़ होना कहाँ पे सबसे कम है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अगर गड़बड़ होने का चांसेस जिसके पास सबसे कम होगा, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखोगे कि जो प्लाज्मा जिनके पास एंटीबॉडी है ही नहीं, सिर्फ एंटीजन है, वो अगर किसी भी ब्लड ग्रुप से, मान लीजिए ए बी किसी से भी अगर लेते हैं, मान लीजिए उन्होंने ए से लिया, तो ए के पास एंटीबॉडी बी है, तो एंटीबॉडी बी किस पे अटैक कर देगा, एंटीबॉडी बी आएगा और एंटीबॉडी बी अटैक कर देगा एंटीजन बी पे। अगर बी वाले से उन्होंने लिया तो एंटीबॉडी ए आएगा और अटैक कर देगा किस पे, एंटीजन ए पे। तो खतरा तो इन्हें पूरा है, ठीक है, इन्हें पूरा खतरा है, ठीक है। सो आपको ये समझना है कैसे वो आप डिफ्रेंशिएट करोगे। ये आपका बेसिकली जब आप प्लान आउट करते हो, ठीक है, जब आप प्लान आउट करते हो तो कैसे लॉजिक लगाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल अगर मुझे डोनर बताना है, ठीक है, डोनर या फिर जब ब्लड डोनेशन होता है, ठीक है, जब एक दूसरे को ब्लड दिया जाता है तो देने वाले के ब्लड को पर्सपेक्टिव से हमें समझना होगा, ठीक है, देने वाले के ब्लड से समझना होगा और लेने वाले के पर्सपेक्टिव से भी समझना होगा। तो हमें बॉडी में ये क्लम्पिंग का सिचुएशन अवॉइड करना है ना। तो कैसे होगा वो चीज़, वो बताइए, ऐसे होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो जिनमें एंटीजन है ही नहीं बिल्कुल भी, ये किसी के भी शरीर में जाएगा तो क्या उसके बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, क्या उसको कोई खतरा है, उसको खतरा ही नहीं है, क्योंकि अटैक कहाँ ही होगा, अटैक होने के लिए तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या होते हैं, ये भाई साहब होते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये भाई साहब है यूनिवर्सल डोनर, ओ ब्लड ग्रुप वाले। क्यों, क्योंकि इनमें तो एंटीजन में कुछ है, इनके बॉडी ऑफ सरफेस ऑफ आरबीसीज में इनके कोई एंटीजन ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और इनके जो रिसिपेंट है, ठीक है, जो रिसीव कर पाएंगे वो रिसीवल, ये क्या है, यूनिवर्सल रिसिपेंट, ठीक है, ये है यूनिवर्सल रिसिपेंट। क्यों भाई, क्योंकि इनके प्लाज्मा में कोई नहीं है ना, अटैक कौन करने वाला है, एंटीबॉडी अटैक करने वाला है। समस्या क्रिएट तो एंटीबॉडी करते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडी अगर इनके ब्लड में है ही नहीं तो अटैक कैसे होगा, इन पे अटैक तो होगा ही नहीं। तो सामने वाला किसी भी एंटीजन को लेके आए अंदर, क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनमें तो एंटीबॉडी है ही नहीं। जो सामने वाला ब्लड अपना देगा उसको खत्म करने के लिए कुछ तो इनके पास होना चाहिए, तो इनके पास तो है ही नहीं एंटीबॉडी, तो ये 100% सुखी सुखी वो ब्लड एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आई गेस आप रीडिंग दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेम थिंग्स आर रिटन, जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाई, बिकॉज इस चार्ट में आप देख सकते हो ब्लड ग्रुप क्या बताया, एंटीजन सेम कब प्रेजेंट है आपके सरफेस पे, जैसे मैंने बताया। उल्टे वाले क्या है, प्रेजेंट है आपके प्लाज्मा में। और डोनर ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है, ओ यूनिवर्सल डोनर है तो सबको डोनेट कर सकता है, जैसे मैंने बोला, और ए बी यूनिवर्सल रिसिपेंट है तो सबसे रिसीव कर सकता है। एंड ए वाले सिर्फ ए से ले सकते हैं और ओ से ले सकते हैं, बी वाले सिर्फ बी से ले सकते हैं, ओ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ और फैक्टर्स भी कंसिडरेशन में आते हैं। कैसे, एक और फैक्टर है जो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं RH। अब हम आते हैं RH ग्रुपिंग में। RH भी एक फैक्टर है जो हमें ध्यान रखना होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, कि वो RH पॉजिटिव है कि RH नेगेटिव है। ये है क्या RH, रीसस मंकी में पाया गया था एक एंटीजन जिसे हम बोलते हैं RH एंटीजन। ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे, अगर किसी पर्सन के आरबीसी के सरफेस में अगर मान लीजिए ये ए ब्लड ग्रुप वाले बंदे हैं, ठीक है, अगर इनके सरफेस पे RH फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे RH फैक्टर कंसिडर कर रही हूँ, अगर ये RH फैक्टर है, इसका मतलब अब हम इन्हें लिख सकते हैं कि दिस पर्सन इज A पॉजिटिव। ए पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव क्या डिनोट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव डिनोट करता है RH है या नहीं है, अगर नहीं है तो नेगेटिव, RH है तो पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हमें चेक कैसे करना है, मान लीजिए ये सबसे इंपॉर्टेंट केस जो एक डिस्कस हुआ है यहाँ पे, अगर कोई RH नेगेटिव पर्सन जो है वो अगर RH पॉजिटिव ब्लड में इंट्रोड्यूस हो जाता है तो क्या होता है, RH नेगेटिव वाला पर्सन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और एक तरफ RH पॉजिटिव है, तो अगर ये कहीं भी किसी भी वे में मिक्सिंग होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे RH का ना एंटीबॉडी बन जाएगा पहला इंटरेक्शन में। पहला इंटरेक्शन में क्या होता है, पहले तैयारी होती है, सेना अरेंज होते हैं पहला इंटरेक्शन में। दूसरा इंटरेक्शन में सेना अरेंज्ड है, तैयार है, जैसे ही दोबारा दुश्मन आएगा खत्म कर देगा, बिकॉज उनके लिए वो दुश्मन है, जो उनके टाइप का नहीं है वो दुश्मन।
यहाँ पे क्या है इनके टाइप का आर एच नेगेटिव में कुछ आर एच फैक्टर वगैरह नहीं है, सो आर एच दिखने वाला कोई भी कैरेक्टर दुश्मन है इनके पास, ठीक है। सो आर एच एंटीबॉडी रेडी है, जैसे ही दोबारा ट्रांसफ्यूजन अगर हो गया बाय दी वे, अगर गलती से मिस्टेक्स हो गया तो ये सारा को खत्म कर देगा, सारे आरबीसीज डिस्ट्रक्शन कर देगा। कौन? आर एच एंटीबॉडी जो नेगेटिव वाले के बॉडी में बन चुका है, ठीक है। तो सारे आरबीसीज जो है आर एच पॉजिटिव वाले वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं? आर एच इनकम्पैटिबिलिटी या फिर मिसमैचिंग, ठीक है, इस चीज को बोलते हैं। सो इस पर्टिकुलर फिनोमिनल को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इस फिनोमिनन को बोलते हैं आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसी का एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है? ये है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस, इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। एरिथ्रो, ये इंपॉर्टेंट है, अभी कोई भी इधर उधर नहीं सोचेगा, कुछ नहीं समझेगा, वरना जिंदगी भर आप समझ नहीं पाओगे इस चीज़ को, ठीक है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस इज अ वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ फिनोमिनन, जहाँ पे आर एच का वैल्यू आपको समझ में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा आर एच केसेस यहाँ पे, अगर माँ आर एच पॉजिटिव है, बच्चा भी आर एच पॉजिटिव है, ठीक है, उस केस में क्या है? उस केस में दोनों का चल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिक्सिंग हो भी तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि उसका बॉडी फेमिलियर है, ठीक है, दोनों का बॉडी फेमिलियर है एक दूसरे के कैटेगरी से। सेकेंड केस क्या बनता है कि अगर मान लीजिए ये मदर है और ये फीटस है, ठीक है, अगर मान लीजिए फर्स्ट केस में ऐसा, सेकेंड केस में क्या हुआ कि मदर आर एच पॉजिटिव है एंड बच्चा आर एच नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर ऐसा सीन है तो उस केस में फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई? बिकॉज प्लेसेंटा बीच में रहेगा, और प्लेसेंटा जब बीच में रहेगा तो आर एच पॉजिटिव वाले के पास एंटीबॉडी है, ठीक है। वो डिस्ट्रक्शन किसका करते हैं? जब उनको दिखे कि आर एच एंटीबॉडी है और वहां पे उसको कोई दुश्मन दिख रहा है, वो जब खत्म कर देगा, ठीक है। सो इस केस में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे मदर और फीटस का जो एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, टेम्पररी डिलीवरी के टाइम में हो सकता है, ठीक है। तो वो बच्चा तो बाहर निकल गया, दूसरी बार फिर जो बच्चा आएगा फिर दूसरा इंटरेक्शन होगा उसका, ठीक है। और यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है, कोई खास दिक्कत है नहीं, माँ को आदत है इस चीज़ की, ठीक है, उनके बॉडी को आदत है इस चीज़ की। नेक्स्ट थर्ड सबसे डेंजरस एनकाउंटर बताती हूँ, अगर माँ आर एच नेगेटिव है और बच्चा आर एच पॉजिटिव है। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कभी हो सकता है कि कुछ ऐसा अनर्थ हो रहा है अंदर 9 महीना के उस टाइम पीरियड में, जेस्टेशन पीरियड में, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो माँ अचानक से बच्चे को निकाल के बाहर, अरे साइड रखो, अभी बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे, ऐसे कर सकती है क्या? या बच्चा को बचाना भी हो तो ऐसा हो सकता है कि सडनली माँ बाहर निकाल दे? ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है, दैट ऑल्सो टेक्स टाइम, ठीक है। सो उस केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए प्लेसेंटा से हमेशा कुछ ना कुछ क्रॉसिंग होती है, ठीक है, एंटीबॉडीज कुछ क्रॉस करते हैं, बट फिर भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी माइन्यूट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो जो बच्चा का खून है वो तो इधर नहीं, पर माँ की तरफ से कुछ कुछ जाता रहता है, एंटीबॉडीज एटलीस्ट पास कर सकते हैं प्लेसेंटा से, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो माता जी के पास क्या है? माता जी के पास आर एच फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो आर एच एंटीबॉडी भी नहीं है, ठीक है। सो उनका जब फर्स्ट डिलीवरी होगा ना, उस केस में क्या होगा? बच्चे के पास जो आर एच पॉजिटिव थे, एंटीजन, जो पूरा खून ही उनका आर एच पॉजिटिव आर एच फैक्टर से बना है, कुछ लीकेज हो जाएगी जब प्लेसेंटा हटता है, जब प्लेसेंटा का हटता है बॉडी से, ठीक है, माँ से डिटैच होता है, तो उस टाइम पे कुछ मिक्सिंग होती है, तो वहाँ पे क्या हुआ? कुछ एंटीजन एंटर कर गए माँ के खून में, ठीक है। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी की मैं बात कर रही हूँ। अब दूसरे प्रेगनेंसी में 2 चांसेस है, ठीक है। दूसरे प्रेगनेंसी में हो सकता है कि जो बच्चा है वो आर एच नेगेटिव ही रहे, और ऐसा भी हो सकता है दूसरे केस में कि बच्चा जो है वो आर एच पॉजिटिव वापस से हो, ठीक है। दोनों फैक्टर्स प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट फैक्टर जहां पे बच्चा भी अगर नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीन 1, अगर आर एच नेगेटिव एंड आर एच नेगेटिव है तो कोई समस्या नहीं है, बट इफ सीन 2 हैपन्स, मतलब कि आर एच नेगेटिव एंड वापस से बच्चा आर एच पॉजिटिव हुआ है, अब हो गई समस्या बहुत बड़ी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, प्लेसेंटा से तो क्रॉस कर सकता है। अगर माता जी ने कुछ भी डॉक्टर से सलाह लिए बिना वापस से बच्चा कंसीव किया है और ऐसा कुछ हो रहा है, टेस्टिंग नहीं हुई है, माँ ने कोई एंटीबॉडी को ख़त्म करने के लिए कुछ भी एक्सटर्नल मेडिकेशंस नहीं ली है, तो अब क्या होगा? अब हो जाएगा अटैक,
अटैक कौन करेगा? अटैक करेगा RH एंटीबॉडी, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेनापति अरेंज कर दिया था लाइन को और वेट कर रहा था कि कहाँ दिखता है दुश्मन, उसके किले में घुस के मारेंगे। तो अब घुस गया किला में, प्लेसेंटा से क्रॉस करेगा, कोशिश करेगा क्रॉस करने का, क्रॉस जहाँ किया पूरे बच्चे के RBCs को डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब क्या हुआ? बच्चा खत्म। ठीक है, कितना डेंजरस केस है। सेकेंड प्रेगनेंसी में हो रहा है ये, याद रखिएगा, नॉट इन फर्स्ट डिलीवरी में नहीं होगा ये चीज़। प्रोबेबिलिटी किस में है? सेकेंड डिलीवरी में। ठीक है, सो इस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, आई थिंक आपको सारे सिनेरियोज प्रॉपरली समझ आए होंगे। तो ऐसे आपको समझना है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इतना डेंजरस है। अब इस सिनेरियो को मैम अगर मान लो बच्चा हो ही रहा है पॉजिटिव, तो क्या करे यार? माँ क्या कर सकती है? ये कोई हमारे बस का थोड़ी है। ठीक है, ये तो जेनेटिक्स है। तो माँ क्या कर सकती है? माँ डॉक्टर को जाके बोलेगी कि माँ ऐसे ऐसे डॉक्टर देखा, कि डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट को बोलेगी भाई ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? डॉक्टर साहब छान पड़ताल करेंगे, उसके बाद क्या बताएंगे कि अरे हाँ भाई आपके बॉडी में तो क्या है, RH का दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे? जैसे ही प्रेगनेंसी डिलीवरी होगी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और समटाइम्स प्री डिलीवरी भी क्या होता है, एडमिनिस्टर किया जाता है anti-RH एंटीबॉडीज, जिनका नाम मैं कुछ आपको बता दे रही हूँ, रोगैम, एंटी-D, ठीक है, एटसेट्रा, रोगैम, रोलिन, एंटी-D, जो भी आप बोल दो। ये सारा नाम है किसका? शायद हैंड राइटिंग इज नॉट वेरी क्लियर हियर। ओके, सो ये सारा नाम किसका है? ये सारा नाम है हमारे उस पर्टिकुलर anti-RH एंटीबॉडीज की, जो माँ को लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम ही ये जो यहाँ पे एंटीबॉडी का जन्मान हुआ था ना माँ के ब्लड में, वो तुरंत खत्म कर दिया जाए, ताकि सेकेंड प्रेगनेंसी में वापस से अगर ऐसा हो भी तो बच्चे का फीटस का RBCs डिस्ट्रक्शन ना हो। सिंपल हमारा लॉजिक ये है। तो एंटीबॉडीज ही खत्म कर दो माँ के अंदर से, वो तो वैसे भी अनवांटेड तरीके से बना था, वो हमारे डिजायर्ड तो नहीं था वो, राइट। तो इस तरह से हमारे को पूरा सिस्टम समझना होगा। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे बेटा। आप लॉजिक नहीं समझोगे, आप रट लोगे, ये सब कंसेप्ट रटने वाला नहीं है। जब मैं बोल रही हूँ कि आपको लग रहा है कि आप ये रट के कहीं से भी आपको याद हो जाएगा, सेंटेंसेस नहीं आएंगे NCERT के, घुमा के आ जाएंगे, फिर क्या करोगे आप? ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो बनेंगे ही नहीं जेनेटिक्स के। तो ये सब समझना पड़ेगा आपको, RH वाला फैक्ट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नहीं क्लियर है दोबारा जाइए, वापस से प्ले करिए और समझिए। ठीक है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ताकि क्लियर करके जाइए। यहाँ पे बस छोटा सा एक ये है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड का मैंने बोला था, कैस्केड थ्योरी आगे पढ़ेंगे हम। इस प्रोसेस को पूरा क्या बोलते हैं? कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ब्लड में हमने क्या पढ़ा? किसी भी ट्रॉमा या इंजुरी के बिहाफ में ये काम होता है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस बॉडी से ना हो जाए, इसलिए क्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या बनता है? रेडिश ब्राउन स्कम बनता है। जो क्लॉट वहां जाके इकट्ठा होता है ना, जहां पे ऐसे बहुत सारे फाइबर्स आपको दिखेंगे, वो फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फिब्रिन्स। अब कुछ याद करने वाली चीज, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट था? प्लाज्मा में। ठीक है, फाइब्रिनोजेन बनेगा फाइब्रिन पहले, तभी तो क्लॉटिंग हुई वहाँ पे, तभी तो वहाँ पे क्लबिंग हुई। ठीक है, तो 1 by 1 वी विल गो अहेड। सबसे नीचे, जैसे NCERT आपका अपोजिट किया है, हम बस सीक्वेंस में उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे नीचे हम यहाँ लिखते हैं फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट्स टू फाइब्रिन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है, किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट कर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेड कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। ये हो किससे रहा है? ये भाई साहब एक्टिव हो रहे हैं थ्रोम्बिन से। ठीक है, ये भाई साहब किससे एक्टिव हो रहे हैं? थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में। अब थ्रोम्बिन भाई साहब क्या इजीली अवेलेबल है? थ्रोम्बिन आएंगे और बस सीधे इनएक्टिव को एक्टिव कर देंगे? नहीं, थ्रोम्बिन भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसे? Thrombin in turn are formed from another inactive substance called as prothrombin। मतलब कि prothrombin से थ्रोम्बिन बनने का जो सफ़र है वो भी तय होता है, एंड वो किसके प्रेजेंस में होता है? वो प्रेजेंस में होता है एक एंजाइम के, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेस। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेस। ये क्या करता है? ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और वहाँ क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट ऑलरेडी होते हैं। कम्प्लेक्स फॉर्म बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस। बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस वन ऑन होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो प्रेजेंट है प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में,
वो अभी आपको उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना बिकॉज एनसीईआरटी आएगा, वो जब क्लास लूँगी फुल टर्म क्लासेस वहाँ पे मैं अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। बट अभी के लिए आपको क्या जानना है, वो फैक्टर्स अभी आपके काम के नहीं है, बट इतना जरूर काम का है, आपको प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, किसके प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में। और थ्रोम्बिन बना ही क्यों, ताकि फाइब्रिन जिनको फाइब्रिन में कन्वर्ट करे और जल्दी से फाइब्रिन जाके वहाँ क्लॉट बना ले जहाँ से ब्लड ऊज आउट हो रहा है बॉडी से, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा कैस्केड थ्योरी। कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है बिकॉज कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ही ये कन्वर्जन्स होते हैं, ठीक है। सो ये जो थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट हुआ है, थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में यहाँ कैल्शियम आयंस भी इक्वली रिक्वायरमेंट होते हैं। कैल्शियम का अगर नीचे होगा कैल्शियम लेवल तो प्रॉब्लम कर देगा, कैस्केड थ्योरी इंटरप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो कैल्शियम इज दैट इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये आपको ध्यान रखना है, कोएगुलेशन इनिशिएट करने के लिए कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ओके। नेक्स्ट आता है लिम्फ पे। लिम्फ क्या है भाई, लिम्फ समझिए कि कैपिलरीज है, ठीक है। कैपिलरीज में इतने बड़े शरीर में इधर उधर से कैपिलरीज में ब्लड इधर उधर हो रहे हैं, कैपिलरीज थिनेस्ट होते हैं, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, और वो जो कंबाइनिंग नेटवर्क है वो थिनेस्ट कैपिलरीज है। कभी ऐसा भी होता है कि इतना प्रेशर रहता है कि वो कुछ कुछ ऊज आउट कर रहे हैं, मतलब कि अगर पतला सा ये कैपिलरी है, ठीक है, तो कुछ जो सब्सटेंस है वो बाहर की तरफ ऊज आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊज आउट जो करते हैं वो साइन्यूसिस, वॉइड स्पेसेस है ना, बाकी जो कैपिलरीज के अलावा जो स्पेसेस है वो वॉइड स्पेसेस है, तो वहाँ पे क्या ऊज आउट कर रहे हैं, कुछ वाटर अलोंग विथ सम वाटर सॉल्यूबल, पहले तो क्या है सम वाटर, एंड उसके अलावा क्या है वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस जो वाटर में सॉल्यूबल है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, स्पेसेस में निकल जाते हैं टिश्यूज के बाहर, ठीक है। लार्जर प्रोटीन्स अंदर रह जाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के, एंड बाकी बाहर यूज आउट हो जाते हैं। तो जो साइन्यूसिस में आज चले गए ना लूज एलिमेंट्स, जो वाटर एंड वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स, उससे क्या होगा, वो कंप्राइज करेगा लिम्फ, ठीक है, दैट इज लिम्फ, ठीक है। सो फ्लूइड जो ये निकला है, जो रिलीज हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल क्यों, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में निकल चुका है, या फिर हम बोल सकते हैं टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि ऊज आउट कहाँ से हुआ है, ये ऊज आउट टिश्यूज के बीच में है, ठीक है। ये कहाँ है, ये टिश्यूज के बीच में है और कैपिलरी से बाहर निकला हुआ है, ठीक है। सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे कि प्लाज्मा में होता है, इसमें सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है। काम क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स। फॉर एग्जांपल ब्लड और सेल्स में जब एक्सचेंज होना था, जब हम कल पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन में, तो बीच में जो फ्लूइड सब्सटेंस है जो हेल्प करते हैं, इसको फैसिलिटेट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। सो दैट इज इट्स फंक्शन। ये नेटवर्क ऑफ वेसल्स जो बन जाएंगे, जो वेसल्स मतलब कि अगर मान लीजिए पतला 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 कैपिलरीज के बीच में जगह निकाले अपना, तो ये कोई अलग से वेसल नहीं है, बट क्या है, वो जगह निकालते निकालते वो एक वे आउट हो चुका है, उसे हम बोल देते हैं क्या, लिम्फ वेसल्स, ठीक है। उसे हम बोल देते हैं क्या, लिम्फ वेसल्स, लिम्फैटिक सिस्टम, पूरा लिम्फैटिक सिस्टम बॉडी में हो जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, फ्लूइड कनेक्ट करते हैं और वापस से वेन्स में डाल देते हैं, ठीक है। इनका वही सिस्टम है, जो ऊज आउट हो रहा है ऊज आउट हो रहा है, ऐसे तो फिर ऊज आउट होते होते बॉडी फट जाएगा ना, फिर तो इतना ऊज आउट हो जाएगा और कहीं ड्रेन आउट ही नहीं हो रहा, तो फिर तो कलेक्ट होते जाएगा ना बॉडी में, तो उसको रेगुलरली वो फ्लो में भी आता है, ठीक है। तो सोचिए बॉडी का कितना सुंदर मैकेनिज्म है, ठीक है। सो उसको कलेक्ट होने नहीं दे रहा है बॉडी में, वरना फिर बॉडी का जो लिक्विड कॉन्टेंट है वो तो बहुत बढ़ जाएगा, और वो एक टाइम पे बॉडी तो फट जाएगा ना, फिर एक लिमिटेड स्पेस में आप बहुत सारा पानी भरोगे या लिक्विड भरोगे तो क्या होगा, फटेगा ही। तो उसको ड्रेन आउट भी करके वो सिस्टम में मैनेज हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम, उसे हम क्या बोलते हैं, जो फ्लूइड प्रेजेंट है लिम्फेटिक सिस्टम में उसे हम लिम्फ बोल रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है, इम्यून रिस्पॉन्स में काफी हेल्प करता है, ठीक है। कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, हॉर्मोन्स है, फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन लैक्टियल्स। डाइजेशन आपने नहीं पढ़ा है, बट वहां पे हम जब पढ़ते तो पढ़ते हैं इंटेस्टिनल विलाई जो होते हैं, वहां पे लैक्टियल्स में क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, और जब एब्जॉर्प्शन होता है तो फैट्स एब्जॉर्प्शन में ये लिम्फेटिक सिस्टम काफी हेल्प करते हैं हमारे, ठीक है। सो इतने सारे इनके फंक्शंस, इतना छोटा सा पैराग्राफ में इतना कुछ लिख दिया गया है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, याद करिएगा इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी पाथवेज, ठीक है। तो सर्कुलेटरी पाथवेज वी कैन डू इट इन नेक्स्ट सेशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई थिंक ऑलरेडी टाइम काफ़ी है, आई वॉन्ट कीप द सेशन टू लॉन्ग, ठीक है। सो इसमें कुछ है नहीं हार्ड एंड फास्ट सर्कुलेटरी पाथ, बट वी विल स्टार्ट टुगेदर, ठीक है। जब हम स्टार्ट करेंगे तो हार्ट भी साथ ही साथ कवर करेंगे, ताकि वो एक फ्लो बना रहे। लिम्फ तक आपका एक टिश्यू फ्लूइड एंड फ्लूइड्स एंड एवरीथिंग वी वर डिस्कसिंग। अब हमारा आएगा क्या, आपका दिल, जो आपका सबसे मन पसंदीदा ऑर्गन भी है, ठीक है। वैसे तो वो ऑर्गन जिस हिसाब से आपका दिल मन पसंदीदा है, तो आपका दिमाग ही मन पसंदीदा होना चाहिए था। दिमाग हमारा दोस्त भी है, दिमाग हमारा दुश्मन भी है, ठीक है। सो अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आपका दिल, ठीक है। सो वी विल नॉट स्टार्ट नाउ, अच्छे से दिल पढ़ेंगे, प्रॉपरली पढ़ेंगे, ठीक है।
सो चलिए विल डिस्कस दिस लेटर। अगर अभी तक आपने इतना लेक्चर देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चाहिए, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको ही आएंगे, हमारे पास तो आएंगे नहीं, ठीक है। सो प्लीज़ हिट कर दीजिए। एंड दिस टाइप ऑफ एनसीईआरटी सीरीज इज एक्सट्रीमली यूजफुल टू यू। अगर आपका एग्जाम अब अप्रोच कर रहा है, 50 दिन बचा है, हार्डली 40 दिन बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो इवन इफ इट इज़ नॉट फॉर द एग्जामिनेशन इमीडिएटली, ये हर बैच के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए। हर एक तरह का इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट हम रेगुलर बेसिस पर डालेंगे। एवरी अपडेट दैट इज नेसेसरी फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन वो यहाँ आपको मिलेंगे, ओके। सो ऑल्सो यू कैन एनरोल इन द क्रैश कोर्स, ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, ज़्यादा आपको क्विजेज एंड वन ऑन वन इंटरेक्शन, आपका कहाँ गैप हो रहा है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको फैसिलिटी मिलेगी अगर आप कनेक्ट करते हो मुझसे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये आपको वेबसाइट पे जाके क्रैश कोर्स अवेल करना है। क्रैश कोर्स आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आई हैव क्रिएटेड अ डेडिकेटेड वीडियो हाउ टू एनरोल इन द कोर्स, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट नॉट, आप जाके वहाँ देख सकते हो, ठीक है। सो आई वोंट एक्सीड दिस क्लास एनी मोर। अगले क्लास में हम वापस से मिलते हैं, वापस से कंसेप्चुअल डिस्कशंस होंगे एंड वापस से वी विल स्टार्ट विथ योर दिल, ओके। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, दिल पे कम ध्यान दीजिए, दिमाग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, फोकस ज़्यादा करिए और ज़्यादा क्वेश्चंस लगाते रहिए टिल योर नीट 2025 एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, कीप हसलिंग, बाय बाय।